रहमानुर्रहीम। बच्चों, आज हम सिंपल पेंडुलम का टॉपिक डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशन का चैप्टर है। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि आइडियल सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल हैवी मास सस्पेंडेड बाय लाइट फ्लेक्सिबल इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग विद डबल दो दफ़ा लिखा गया, बस एक दफ़ा ही आना है, विद अ फ्रिक्शन लेस सपोर्ट एंड मीडियम। इनके जो आइडियल सिंपल पेंडुलम है उसकी ये 3-4 खसूसियत होनी चाहिए। ये जो स्मॉल यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉल हैवी मास होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो बॉल है जो कि ऑसिलेट कर रही है ये बिल्कुल जितनी छोटी होगी उतना ज़्यादा अच्छा होगा। स्मॉल होनी चाहिए, बहुत ही छोटी होनी चाहिए, यानी कि उसका साइज़ बहुत छोटा होना चाहिए और ये भारी होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको मैं कहूँ कि एक बॉल प्लास्टिक की है, एक मेटल की है, तो किसके लिए सिंपल पेंडुलम ज़्यादा अच्छा होगा किस बॉल के साथ? तो आप बोलेंगे कि मेटल की भारी है, तो डेफिनेटली मेटल जो है वो ज़्यादा सूटेबल है पेंडुलम के लिए एज ए कम्पेयर टू दी प्लास्टिक की आप बॉल लेने से बेहतर है। उसका ये नहीं कि उसका मैस जितना भी साइज़ छोटा होगा तो जब ये ऑसिलेट करेगा तो हवा के पार्टिकल इसे ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हैवी मैस होना चाहिए, उसका ज़्यादा हैवी होना चाहिए। और दूसरा, सस्पेंडेड लटकी होनी चाहिए किसके साथ? बाई अ लाइट, बहुत ही हल्की और फ्लेक्सिबल, यानी कि उसको इजीली मोड़ा जा सके, यानी कि कोई भारी वगैरह नहीं लगा देनी, इस तरह से आप मत समझिएगा। और इनएक्सटेंसिबल का मतलब ये है कि जो उसको खींचे, यानी कि ये जो धागा है जिससे ये बॉल ऑसिलेट कर रही है ये होना चाहिए, यानी कि इसको खींचने से ये इसमें खिंचाव पैदा ना हो। स्ट्रिंग ये 3 स्ट्रिंग की करैक्टरिस्टिक्स हैं, लाइट है, फ्लेक्सिबल है और इनएक्सटेंसिबल है। ये तीनों लाइट की करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए एक अच्छे पेंडुलम को बनाने के लिए। और फिक्स होना चाहिए विद एक ही दफ़ा आएगा। अब फ्रिक्शन लेस सपोर्ट, एक फ्रिक्शन लेस सपोर्ट के साथ। और मीडियम, यानी कि जिस मीडियम में ये पेंडुलम आपको दिखाई दे रहा है, जिस पे ऑसिलेट कर रहे हैं, ये बिल्कुल फ्रिक्शन लेस होना चाहिए। प्रैक्टिकली अबव कंडीशंस आर नॉट कंपैटिबल और इनकम्पैटिबल या नॉट कंपैटिबल लिख लें, एक ही बात है। इनकम्पैटिबल का मतलब भी ये है कि प्रैक्टिकली ये सारी कंडीशनें अचीवेबल नहीं है। कैसे कि मैथ्स जो है बहुत ही स्मॉल मैथ्स का हैवी बहुत मुश्किल है। अगर वो मतलब उसका मैथ्स कम होगा तो वो लाइट हो सकता है। दूसरी ये कंडीशन इसकी ये है कि आपके पास, यानी कि ये जो लाइट फ्लेक्सिबल और इनएक्सटेंसिबल नहीं, धागा हम कोई भी ले लें तो उसके साथ कोई ना कोई उसके साथ, यानी कि उसके अंदर एक्सटेंशन ज़रूर होता है। स्ट्रिंग और सपोर्ट फ्रिक्शन लेस तो 100% तो ये वाला सपोर्ट फ्रिक्शन लेस नहीं हो सकता। और ये मीडियम है जिसमें ये ऑसिलेट कर रहा है, ये भी 100% ऑसिलेट जो है वो नहीं हो सकते। तो इस तरह से आप 100% ये कंडीशन तो अचीव नहीं कर सकती, लेकिन कुछ हद तक हम कर सकते हैं। लाइट और वेट हम एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ले सकते हैं। आगे ये है कि लाइट इसकी जो लेंथ है वो L है। अब वर्किंग क्या करता है? कहता है कि वन सिंपल पेंडुलम, जब भी सिंपल पेंडुलम को ये उसकी मीन पोजीशन आपको दिखाई दे रही है, यानी कि ये मीन पे होगा और आपको इसको एक सर्टेन एंगल डिस्प्लेस करेंगे और छोड़ देंगे तो ये इस तरह से ऑसिलेट करना शुरू कर देगा, जैसे आपको डायग्राम पे नज़र आ रहा है कि व्हेन अ पेंडुलम इज डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स मीन टू एक्सट्रीम पोजीशन, जो ही हम इसको मीन से एक्सट्रीम की तरफ ले जाएंगे थ्रू अ स्मॉल एंगल थीटा, एक स्मॉल एंगल थीटा एंड रिलीज, और ये आपको नज़र आ रही है एंड रिलीज, जो ही हम इसको रिलीज करेंगे इट स्टार्ट ऑसिलेशन टू एंड फ्रो मोशन, और ये टू एंड फ्रो मोशन को ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। अभी ये सिर्फ हम ऑसिलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, अभी हम पक्का नहीं है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी या नहीं, वो हम आगे देखते हैं। तो ये ज़रा आप डायग्राम को गौर से देखें कि ये एक आपके पास सिंपल पेंडुलम है और एक बॉल है एक धागे के साथ, यानी कि ये धागा, उसकी 3 करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, लाइट होना चाहिए, इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए, और ये जो बॉल है बहुत छोटी होनी चाहिए। ये देखिए मैंने इसे सर्टेन एंगल से डिस्प्लेस किया, अब ज़रा देखें कितना 41 एंगल। अब ये देखें ये ऑसिलेट करेगा, ये देखिए ये अब आपका इसका जो है ये वेट है
और ये उसकी जो ये नेट फोर्स लिखा, ये नेट फोर्स है, अपवर्ड होगी। अब देखें बॉल इधर जा रही है या इधर जा रही है, जो नेट फोर्स है वो हमेशा इस मेन पोजीशन की ही डायरेक्शन में रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से ये ऑसिलेट करेगा। अब इस तरफ जा रही है या इस तरफ जा रही है, ये ज़रा देखें, इसने हमेशा मेन पोजीशन की तरफ ही रहना है और इसका वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, ठीक है। अब हमने क्या किया, आगे लिखा हुआ है कि व्हेन अ पेंडुलम इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स मीन थ्रू स्मॉल एंगल, हमने स्मॉल एंगल पे बचे, यानी कि ये देखो, ये हमने दोबारा मैं इसकी डायग्राम ऐसे रिवाइज करवा देता हूँ कि ये पेंडुलम है जो कि अपनी मीन पोजीशन पे खड़ा था, यानी कि ये उसकी मीन पोजीशन थी। अब हमने इसको थोड़ा सा सर्टन एंगल डिस्प्लेस करवा दिया। अब पेंडुलम आपका चला गया इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे उसका वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है और वेट को हम दो हिस्सों में रिजॉल्व करेंगे, एक उसका ये वाला कंपोनेंट और एक उसका ये वाला कंपोनेंट, और इसको हमने स्मॉल एंगल थीटा से हमने इसको डिस्प्लेस किया। और अब हम देखते हैं कि व्हेन अ पेंडुलम इज डिस्प्लेस्ड, यूँ ही आप पेंडुलम को आपने डिस्प्लेस किया फ्रॉम मीन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, और ये छोड़ेंगे तो ये ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। जैसे आपने पीछे देखा कि वो पेंडुलम जो है, ये ज़रा दोबारा देख लें, अब मैं इसको छोड़ूंगा तो ये दोबारा यहाँ पे देखें, ये देखो, ये ऑसिलेट कर रहा है इस तरह से, और ये छोड़ेंगे तो ये इस तरह से, मैं इसको रन करता हूँ, ये देखें मैंने रन किया और ये ऑसिलेट करना स्टार्ट किया, तो ये इस तरह से ऑसिलेशन इसकी स्टार्ट हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि इसमें देखो ज़रा कि आपने क्या किया कि यहाँ पे इसके वेट है mg, और mg के वेट के दो कंपोनेंट हम बनाएंगे। एक हम बनाएंगे आपके पास है mg cos थीटा और एक mg sin थीटा। वो ज़रा ये आगे देखिएगा, ये देखें इस पोजीशन पे इसके ना दो कंपोनेंट बनाएंगे, एक आपके बनेंगे mg cos थीटा और एक mg sin थीटा। जो mg cos थीटा है वो डाउनवर्ड है और वो इस तरफ क्या है, टेंशन, ये आपको दिखाई दे रही। ये दोनों बैलेंस, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। यहाँ पे ये लिखा भी हुआ कि डिज़ोल्व द कंपोनेंट्स इनटू mg cos थीटा, यानी कि वेट को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। वेट भी एक फोर्स है। द अदर कंपोनेंट इज द टेंशन स्ट्रिंग के अंदर है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, mg cos थीटा एंड टेंशन आर इक्वल इन अपोजिट, तो दे कैंसिल विद ईच अदर, और ये दोनों इक्वल हैं। तो सिर्फ आपके पास ये वाला फोर्स तो कैंसिल, सिर्फ ये वाला फोर्स का एक कंपोनेंट रह जाएगा जो कि इस बॉल को दोबारा खींच के किधर लेके आएगा, मेन पोजीशन की तरफ। और हमने पढ़ा है कि वो फोर्स जो भी ऑब्जेक्ट को वापस मीन पोजीशन की तरफ लेके आएगी, उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स। यहाँ पे ये लिखा हुआ रिस्टोरिंग फोर्स, द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल मोशन ऑफ द पेंडुलम mg sin थीटा विच ब्रिंग द बॉब टूवर्ड द मीन पोजीशन, जो उसको वापस मीन पोजीशन की तरफ लेके आती है, उसको हम रिस्टोरिंग, तो mg sin थीटा, और इसके साथ नेगेटिव साइन लगा देंगे क्योंकि इसकी डायरेक्शन हमेशा किधर होती है, मीन पोजीशन की डायरेक्शन में होती है। तो ये वही पेज वही है जो आगे मैंने लगाया। तो ये mg sin थीटा रिस्टोरिंग फोर्स है और F बराबर m में होता है। दोनों को कंपेयर करेंगे, m से कैंसिल आउट हो जाएगा, a रह जाएगा। अब हमने ये जो एंगल डिस्प्लेस करते हैं ना, जो ये बहुत स्मॉल होता है, इसीलिए स्मॉल एंगल के लिए अब हम लिख सकते हैं, ये ज़रा गौर से देखो कि साइन थीटा इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, यानी कि स्मॉल वैल्यूज़ के ऊपर आप कोई भी अगर एंगल अप्लाई करो तो उसका बच्चों जो साइन फॉर एग्जाम्पल 0 है, अगर हम 0 के ऊपर साइन अप्लाई कर भी दें तो आंसर फिर भी 0 ही आएगा, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए ये वाला जो उसका साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा होता है, तो इस साइन थीटा की जगह पे थीटा पुट कर दिया, a बराबर जी जो है वो जी थीटा। अब फ्रॉम फिगर, यानी कि ये उसकी अगर मैं कहूँ कि o है और ये है ए है और ये पोजीशन कौन सी, बी है सिंपल पेंडुलम की, और ये आपके पास उसका, ये माउस से लिखा नहीं था अच्छा जाता, बस आप समझ लीजिएगा, ये इतना अच्छा तो नहीं लिखा जाता माइक से। तो ये आपके पास ए बी और ये उसकी पोजीशन है, ठीक है। ये आर्क लेंथ है और ये एल उसकी जो यानी कि ये एल जो है, अब मैं तो बेहतर लिख रहा हूँ कुछ, ये इतना माउस है ना, माउस से सही नहीं लिखा जाता, ये एल उसकी लेंथ है। अब यहाँ पे देखो ये आर्क लेंथ
एस इज इक्वल टू आर थीटा, थीटा इज इक्वल टू एस आर्क लेंथ है, और इसको एक्सपोर्ट कर दिया, और आर रेडियस है, अगर ये सर्कल में घूमेगा तो आर रेडियस, तो आर की जगह पे एल, तो थीटा बराबर एक्स ओवर एल। इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर दिया, ये ज़रा देखो, ये इसमें थीटा पुट कर दिया एक्स ओवर एल, तो माइनस और जी ओवर एल एक्स, ये यानी कि ये इक्वेशन, ये एक्सेलरेशन, जी भी कांस्टेंट, ये जी ओवर एल कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट आ गई। लो भाई, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसने ये साबित किया, दिस प्रूव दैट द मोशन ऑफ पेंडुलम इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमने पढ़ा ये कंडीशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, कि जो भी ऑब्जेक्ट जिसका एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाता है डिस्प्लेसमेंट के, तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसकी क्या होती है, माइनस, ये हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाली, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैसे निकालें, ये हमने एक प्रोजेक्शन का एक्सेलरेशन पढ़ा है, ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, और ये अभी हमने एक एक्सेलरेशन ये निकाला है, इन दोनों को कंपेयर कर दिया, माइनस माइनस से कैंसिल, एक्स एक्स, ये देखो एक्स एक्स से कैंसिल, माइनस माइनस से, तो ये ओमेगा की वैल्यू आ गई, दैट्स कॉल्ड दी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। हालांकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है आप यूँ समझ लें कि ये सर्कुलर मोशन की करेक्टरिस्टिक है, लेकिन चूँकि इसके साथ रिलेटेड है, और आगे टाइम पीरियड का फार्मूला टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा, ये डब्ल्यू मत समझिएगा, ये ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब ओमेगा की वैल्यू अभी हमने निकाली है, कौन सी भी, ये ज़रा देखो, ये ओमेगा की वैल्यू, और वो आपने यहाँ पुट कर दी, और इसका ये टाइम पीरियड बन गया। तो टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी, इसका मतलब टाइम पीरियड लेंथ पे और जी के ऊपर डिपेंड करता है। आगे बच्चे देखो, टाइम पीरियड डिपेंडेंट दो चीज़ों पे, लेंथ पे और वैल्यू ऑफ जी के ऊपर। जहाँ पे लेंथ क्योंकि इनएक्सटेंसिबल होती है, जिधर जी की वैल्यू ज़्यादा होगी वहाँ पे टाइम पीरियड कम हो जाएगा, और टाइम पीरियड कम होने का मतलब क्या है, कि पेंडुलम फास्ट चलेगा, और जिधर जी की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी वहाँ पे टाइम, जिधर जी की वैल्यू कम होगी वहाँ पे टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा होने का मतलब है कि वो स्लो हो जाएगा। जैसे पाकिस्तान में दो स्टैंडर्ड जो है वो लिए जाते हैं प्लेसेस, कराची सी लेवल है, वहाँ पे जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है और टाइम पीरियड कम होगा, यानी कि पेंडुलम स्लो चलेगा। और मरी जो कि सबसे ज़्यादा हाइटेड पे है, उस पर टाइम पीरियड जो है वो जी की वैल्यू कम हो जाती है, टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाएगा, और इसका मतलब क्या होगा कि वो आपके पास ज़्यादा जो है वो टाइम पीरियड ज़्यादा होने का मतलब क्या है, वो स्लो चलेगा, कम है तो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये आप समझ लीजिएगा। तो उसके बाद आगे है ये उसका टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड बच्चे यहाँ पे ये भी देखा, इंडिपेंडेंट ऑफ द मैस, अगर हम इस जो बॉब है इसका मैस हम बढ़ा देंगे तो टाइम पीरियड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम इसका एम्पलीट्यूड बढ़ा दें टाइम पीरियड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये उसकी फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है, और ये इसकी फ्रीक्वेंसी 1/, और ये फ्रीक्वेंसी भी सिर्फ लेंथ और जी के ऊपर डिपेंड करती है, इसके एम्पलीट्यूड पर नहीं डिपेंड करती। आपकी एक्सरसाइज में एक शॉर्ट क्वेश्चन नंबर जो है वो 7.2 है, कि एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, यहाँ वहाँ पे लिखा होगा SHO, SHO किसे कहते हैं, ये पुलिस वाला SHO नहीं है, यहाँ पे ये SHO है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, और ये जो भी ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा उसको हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं। और इसकी भी फ्रीक्वेंसी भी देखो किस पे, लेंथ और जी पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करती। वहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है कि क्या फ्रीक्वेंसी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगी, नो। रीज़न क्या है, उसका फॉर्मूला लिखें और बताएं कि वो नहीं डिपेंड करती, ठीक है। ये आगे वही पेज है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, और ये उसकी पोजीशन है यहाँ पे, ये ज़रा इस पे देखिएगा कि ये उसके टाइम पे दो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट्स को वापस लेके आता है, तो ये वही है। आगे मैथमेटिकली टाइम पीरियड का फार्मूला T इज इक्वल टू 2 पाई L ओवर जी है, टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ है। और अगर बच्चे इसका जो है वो ग्राफ बनाना चाहें तो इसका ग्राफ जो है ना वो इस तरफ ऐसे बनेगा, यहाँ पे अगर मैं इस तरफ लूँ स्क्वायर रूट L और इस तरफ मैं T लूँ, तो इसका ग्राफ स्ट्रेट तो है ना डायरेक्टली, लेकिन 100% स्क्वायर में ऐसे बन जाएगा क्योंकि ये जज़र आ रहा है इसमें, और इसका टाइम पीरियड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जी स्क्वायर रूट के, टाइम पीरियड ऑन अर्थ है और ये फ्रीक्वेंसी ऑन अर्थ है,
टाइम पीरियड यहाँ पे बराबर तब होगा अगर लेंथ भी उसकी 1/6 कर दें और जी की वैल्यू भी 6 होगी, तो टाइम पीरियड इस तरह से बन जाएगा। तो ये इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं, बस आप यहाँ तक ही लिख लीजिएगा जो है वो पेपर में, तो काफ़ी है। उसके बाद ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको पेपर में मेंशन नहीं करनी, लेकिन एलिवेटर जब हमने वो पढ़ा था लिफ्ट वाला, या रियल और अपेरेंट वेट बराबर होते हैं या नहीं होते, कि ये अगर एक लिफ्ट है जो कि अप एंड डाउन मूव कर रही है इस तरह से, ये मारुति एंटी डस्ट के लिए, और इसके अंदर एक पेंडुलम जो है वो ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, और अगर पेंडुलम एक लिफ्ट जो है वो रेस्ट पे है, तो ये टाइम पीरियड का फार्मूला, अगर लिफ्ट अपवर्ड जा रही है सर्टेन डायरेक्शन, तो जी के साथ उसका एक्सेलरेशन प्लस हो जाएगा। ये हमने चैप्टर नंबर 7 में इसकी डिटेल है, जब एक अपेरेंट और रियल वेट में, और अगर वो डाउनवर्ड जा रहा है तो उसमें से उसका एक्सेलरेशन माइनस हो जाएगा, अगर वो फ्री फॉल जा रहा है तो उसका एक्सेलरेशन जी वो इन्फिनिटी। तो फ्री फॉल एक्सेलरेशन में जो सिंपल पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड इन्फिनिटी और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 0, क्योंकि 1/इन्फिनिटी 0 होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सिंपल पेंडुलम। इसमें से अभी भी फिर भी आपको कोई बात समझ नहीं लगी, कोई बात मुश्किल है, तो आप ज़रूर आप मुझसे जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो कोई भी चीज़ है इसको आप अच्छे से समझिएगा, और ये इट्स ऑल अबाउट सिंपल पेंडुलम। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।